वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में। जैसा कि हम लोगों ने जो है आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी के जो भी डेटाज हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी रैंकिंग्स हैं, उनको जो हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो डिफरेंट जो है इंडेक्सेस को पब्लिश करती हैं, और जीएसटी का रिवेन्यू कलेक्शन में टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं, बॉटम स्टेट्स कौन कौन सा है, या आईआईपी में हम लोग देखते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो है कौन कौन से जो वो फैक्टर्स हैं, या कौन कौन से वो आईआईपीज़ की रैंकिंग क्या है, उनका जैसे इंडस्ट्री की रैंकिंग क्या है, एग्रीकल्चर की रैंकिंग क्या है, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में हम लोग जो है सीखेंगे। कल हम लोगों ने आप लोगों को जो है यूट्यूब पे इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट भेजा गया था, जिसमें हम लोगों ने बजट इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जाना। तो आइए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ जो पोर्शन बच गए थे उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बजट 2022-23 का जो है गवर्नमेंट का दिया गया डेटा है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है, इन डेटाज को आप लोग देखोगे तो ये जो भी है ये बजट एस्टिमेटेड बजट 2023-24 का था, जिसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो है वेटेज जो है 30, ये देखोगे सब ये अमाउंट जो है करोड़ में है। ये आप लोग देखोगे 3502,136 35 लाख जो है 2135 करोड़ रुपए जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया गया। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो कि अब तक जो है इसको देखा जाए ये 13.7% था जीडीपी का, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है फंड एलोकेट किया गया है। इसमें आप लोग देखोगे ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है 45,03,000 जो है 97 करोड़ रुपीज़ है। और पिछली बार कितनी थी 22-23 में आप लोग देखोगे रिवाइज्ड एस्टीमेट, अगर बजट एस्टीमेट का देखोगे तो ये आप लोग जो है 39,44,000 था, लेकिन जब रिवाइज्ड हुआ तो ये 41 लाख हो गया। लेकिन अगर बात किया जाए कि कितने परसेंटेज से जो है बजट में जो है परसेंटेज में ग्रोथ हुआ है एलोकेशन, फंड के एलोकेशन में, तो ये आप लोग देखोगे 7.5% है। इसी में हम लोग को आजकल जो है पैटर्न जो एनटीए क्वेश्चंस पूछ देता है, उसमें क्या होता है कि क्रोनोलॉजी पूछ देता है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज में हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात किया जाए तो ये तो सिंपल है, आप लोग कर लोगे। सबसे ज़्यादा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हुआ है और दूसरे नंबर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हुआ है। लेकिन वही अगर बात कर लिया जाए, आप लोग देखोगे रेवेन्यू डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट का, जो कि आप लोग देखोगे ये वेटेज जो है जीडीपी का 2.9% है, फिस्कल डेफिसिट 5.9 है, आपका प्राइमरी डेफिसिट 2.3 है। ऐसे ही इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जो हम लोग कल देखे थे 1.7% ऑफ जीडीपी था। यही आप लोग इसको देख सकते हो। ये मैं पीपीटी को मैं टेलीग्राम ग्रुप जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे भी मैं इस पीपीटी को कंप्लीट पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। जो है आप लोग जो है लाइव क्लास को अगर आप लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग को ज़रूर देख लो। क्या होता है कि कई बार हम लोग जो है आप लोग सोचते हो कि सर ने पीडीएफ जो है या पीपीटी ग्रुप पे सेंड कर दिया है, हम लोग उससे पढ़ लेंगे, लेकिन जो लाइव क्लास में मेरे बहुत से क्लासेस हैं, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे, या कोई क्वेश्चंस है मैं जब सॉल्व कराता हूँ तो जब लाइव क्लास होता है या रिकॉर्डेड क्लास होता है तो वीडियोज़ में ही आप लोगों को सोल्यूशन सामने, आप लोगों के सामने क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। लेकिन जब पीपीटी या पीडीएफ भेजा जाता है तो उसमें सोल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है उसको आप लोग लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो ही आप लोग जान पाओगे। अगर हम लोग बात किया जाए आप लोग को एलोकेशन में, अभी पिछले जनवरी में या 2022 के अक्टूबर वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें फंड का एलोकेशन का वेटेज पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो है मिनिस्ट्री एलोकेट किस सेक्टर को कर रही है, कहाँ पे कर रही है। तो अगर बात कर लिया जाए, आप लोग देखो 2022 के बजट में जब देखोगे आप लोग तो सबसे ज़्यादा बजट जो एलोकेट हुआ था ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, ये दिखा रहा हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज। मतलब एनुअल इंक्रीज किस तरीके से हुआ, परसेंटेज टर्म में किस तरीके से वृद्धि की गई है, प्रतिशत में किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स को गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले मतलब उसके पिछले सालों की तुलना में
उस बजट में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आप लोग देखोगे 2022-23 की अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 93% का हाइक दिखा था, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को 52% था, जल शक्ति तीसरे नंबर पे थी 25%। लेकिन अगर वही 23-24 बजट की बात किया जाए तो यहाँ आप लोग देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 49% एलोकेट हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को 31% एलोकेट हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 25% हुआ है। ये आप लोग इसको देख सकते हो आने वाले अभी 12 दिसंबर को जो एनटीए नेट के एग्ज़ाम से या फिर आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मिनिस्ट्री का एलोकेशन है, फंड का एलोकेशन किस तरीके से वो फंड का एलोकेट कर रही है, उसकी ऑर्डरिंग क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री 14% है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में 31%, ये हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज है। सबसे ज़्यादा पिछले सालों की तुलना में कौन से उसको सेक्टर को सबसे ज़्यादा फंड का एलोकेशन हुआ है, ग्रोथ हुआ है परसेंटेज टर्म में, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में 49% का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हो क्या है ये। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को 31% एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को 25%। अगर अब आप लोग जो है, आप लोगों को अभी मैंने कल वाले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया गया था, ये आप लोग देखोगे, ये आप लोग देखोगे 7.3, या फिर अगर इसको टोटल देखोगे रियल टर्मिनोलॉजी में तो ये 10.5 था। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स है, कैपेक्स मतलब पूंजी खर्च, सरकार का पूंजीगत खर्च क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो इसमें आप लोग देखोगे ये 10.5 था। ये नॉमिनल टर्म में है, टोटल लेके इन्फ्लेशन इंक्लूड करके जो है सब कुछ लेके ये 10.5 है। अगर रियल में बात की जाए तो 7.3 है। उसी तरीके से 2023-24 के बजट एस्टिमेट में ये क्या है 13.7, ये रियल टर्मिनोलॉजी में है, नॉमिनल टर्मिनोलॉजी में 13.7 लाख करोड़। अगर एक्चुअल देखोगे तो ये 10 लाख करोड़ है। अगर वही बात किया जाए कितना ग्रोथ हुआ है इसमें, तो ये आप लोग का 33.4% का कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ हुआ है। ठीक है, नियर अबाउट इसको 33 मान सकते हो आप लोग। वही आप लोग के सामने ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट क्या है। गवर्नमेंट जब टैक्स कलेक्ट करती है तो उसमें किस तरीके का, उसको पास डायरेक्ट टैक्स का भी कलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का भी होता है। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल बर्डन सेम इंडिविजुअल पे अकर करता है, फाल करता है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में किसी पे इम्पोज किसी और पे हुआ और उसको इनिशियल बर्डन किसी और पे है और फाइनल बर्डन किसी और पे, सरकार लगाती किसी और पे है और कर उसको कराघात और करापात हम लोग पढ़ते हैं। करापात पात किया जाए ये इनिशियल बर्डन है, कराघात मतलब जिसको वो बियर करना पड़े, घात लगे, कराघात। इम्पैक्ट मतलब इंसिडेंट्स होता है और इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब करापात, इंसिडेंट्स मतलब कराघात। फाइनल बर्डन, फाइनल बर्डन किस पे पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट, जिस पे सेम इंडिविजुअल पे हो दोनों इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जब दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पे हो तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन की बात किया जाए तो आप लोग देखोगे टोटल कितना है 11.1% ऑफ जीडीपी, जिसमें आप लोग देखोगे डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है 6% है और इनडायरेक्ट का 5.1% है। ये हमेशा क्या हो रहा है, हम लोग देखते आ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या रहा है, ज़्यादा ही रहा है। ठीक है, आप लोग देख लोगे डेटा निकाल के पिछले बजट का, सर्वे का देख लोगे आप लोग, हमेशा मैक्सिमम जो होता है चांसेस क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर जो होता है, परसेंटेज जो होता है वो आपका किसका होता है, डायरेक्ट टैक्स का होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात किया जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, डायरेक्ट टैक्स का होता है। फिर अगर अब बात कर लिया जाए कि कितने इंजन्स हैं इस बजट में, गवर्नमेंट जो है बजट जब दी थी तो एलोकेट की थी, तो 7 इंजन्स हैं। इसको आप लोग 7E एंड 6P, पिलर्स कितने हैं 6 हैं, इंजन कितने हैं 7 हैं, इसको आप लोग जो है देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये आप लोग देख सकते हो एनटीए नेट जो है अभी हाल के एग्जामों में तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन हो सकता है एनटीए को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, वो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन को पुट आउट कर सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप लोग कुछ भी मत छोड़ो, सब कुछ पढ़ के जाओ, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम लोग क्या कर लें, ईजिली अटेम्प्ट कर लें, सॉल्व कर लें। तो ये आप लोग देखो ये क्या है, ये 1 रुपीज़ का आप लोग को दिख रहा होगा, ये सर्किल दिया है पाई चार्ट के जैसे। इसमें क्या होता है, अगर गवर्नमेंट 1 रुपीज़ का रिवेन्यू कलेक्ट करती है, सरकार को अगर 1 रुपया का कर मिलता है, आगम मिलता है,
तो उसको डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट फैक्टर्स से कितने प्रतिशत का उसको क्या होता है, कर की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इफ गवर्नमेंट कलेक्ट्स रिवेन्यू ऑफ 1 रुपीज, अगर सरकार जो है 1 रुपये का रिवेन्यू कलेक्ट करती है तो उसको डिफरेंट जो है सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूट, कितना शेयर मिल रहा है। तो आप लोग देखोगे, अगर हम लोग इसको जो है क्रोनोलॉजी के बारे में हम लोग सीख जाएं, अगर क्रोनोलॉजी एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछ देता है कि आप लोग जो है इसको अरेंज कीजिए, सबसे ज़्यादा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है। हम लोग अक्सर ये आजकल क्वेश्चन देख रहे हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन जो है एनटीए पूछ रहा है। आप लोग देखोगे यहाँ पे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ को अगर हम लोग बात कर लें तो इसका शेयर कितना है, 34% है। ठीक है, इसको हम लोग पहले नंबर पे रख लेते हैं। दूसरे नंबर पे आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखो, सरकार को 1 रुपये का जब कर प्राप्ति होती है, 1 रुपीज़ का टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, तो उसको इनकम टैक्स से 15% का शेयर है और कारपोरेशन टैक्स से भी 15% का शेयर है, 1 रुपये में है। मतलब ये 15 पैसे ये भी है, 15 पैसे ये भी है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को जो है 34 पैसे, 34 पैसे मिलते हैं। कहाँ से? बोरोइंग लेती है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ले लेती है या इंटरनल बोरोइंग ले लेती है। तो उसका शेयर अगर 1 रुपये पा रही है गवर्नमेंट रिवेन्यू, तो 1 रुपये में 34 पैसे, 34 पैसे उसको बोरोइंग से मिलता है। और दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स। तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स। ये दोनों का शेयर कितना है, 15% है, 15% है। ठीक है, फिर अगर फोर्थ नंबर पे आप लोग देखोगे तो फोर्थ नंबर पे आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये दूसरे नंबर पे है। जीएसटी जो है आप लोग इसको जो है दूसरे नंबर पे रख सकते हो। ये देखो जीएसटी का शेयर कितना है, 17% है। तीसरे नंबर पे कारपोरेट टैक्स और फोर्थ नंबर पे इनकम टैक्स। ठीक है, पाँचवें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, पाँचवें नंबर पे आप लोग देखोगे तो पाँचवें नंबर पे आपकी क्या आ जाएगी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी है, इसका शेयर कितना है, 7% है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसिप्ट है। छठे नंबर पे गवर्नमेंट का जो है नॉन टैक्स रिसिप्ट है, जिसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 6% है। और फिर सातवें नंबर पे क्या है, कस्टम है। कस्टम्स का शेयर कितना है, 4% है। और उसके बाद आठवें नंबर पे आप लोग देखोगे, ये आठवें नंबर पे देखोगे तो ये आ जाएगा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, जिसका शेयर क्या है, 2%। अब इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं 100 आ जाता है। मतलब गवर्नमेंट जो है 100 पैसे का रेवेन्यू कलेक्ट करती है, तो उसको डिफरेंट जो है सेक्टर से किस तरीके का उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसको कर प्राप्त होता है सरकार को। तो आप लोग देख सकते हो पहले नंबर पे आपका क्या है, यहाँ पे पहले नंबर पे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज है, इसको हम लोग रखेंगे 34 पैसे के साथ है। दूसरे नंबर पे क्या है, जीएसटी है। तीसरे नंबर पे, तीसरे पे आप लोग इनकम को भी रख सकते हो, कस्टम कारपोरेट टैक्स को भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों का जो है अमाउंट है, दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 15% है। तो इसको हम लोग कोई भी आगे पीछे रखा जा सकता है। ठीक है, आप लोग ऑप्शंस को देख के ऐसे क्वेश्चंस को, अगर इस तरीके के क्वेश्चन करंट टाइम का अगर पूछता है तो आप लोग जो ऑप्शंस को देख के कर सकते हो, क्योंकि कारपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों का शेयर क्या है, 15% है। तो पहले नंबर पे हम लोग बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज को रखते हैं, दूसरे नंबर पे जीएसटी को रखते हैं, तीसरे नंबर पे क्या रखा जा सकता है, कारपोरेट टैक्स को, चौथे नंबर पे इनकम टैक्स को, पाँचवें नंबर पे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज को, छठे नंबर पे क्या है, नॉन टैक्स रिवेन्यू को, सातवें नंबर पे आप लोग कस्टम ड्यूटीज को रख सकते हो, और आठवें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ये है, इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट 1 रुपीज़ का रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो उसी बेसिस पे इसका ये क्रोनोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज शेयर फ्रॉम 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ का अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो उसका शेयर है ये। 1 रुपये में 34 पैसे उसको बोरोइंग से मिलता है, उधार लेती है, आंतरिक उधार या बाह्य उधार, इंटरनल बोरोइंग एक्सटर्नल बोरोइंग लेती है। ठीक है, जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट की थी, ठीक है, 2017 में, 1 जुलाई 2017 को जो इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी, तो जीएसटी से अगर सरकार को रेवेन्यू कितना परसेंटेज है, 17%, 17%।
तीसरे नंबर पे हम लोग कारपोरेट टैक्स को भी रख सकते हैं और इनकम टैक्स को भी रख सकते हैं। तो ये इसका क्रोनोलॉजी हो गया अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये रुपीज़ कम्स फ्रॉम सरकार को 1 रुपये का कर की प्राप्त होती है, तो विभिन्न सेक्टर से क्षेत्रों से उसे किस तरीके का कर प्राप्त होता है उसका डेटा दिया गया, क्रोनोलॉजी दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। अब हम लोग सरकार का 1 रुपये खर्च करती है तो कहाँ खर्च करती है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 20%। अगर सरकार 1 रुपये खर्च करती है तो 1 रुपये में के खर्च में उसको डिफरेंट सेक्टर को कहाँ कितना खर्च करती है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट का शेयर कितना है, 20 पैसा। 1 रुपये में 20 पैसा उसको जो सरकार जो है कर लेती है, उधार लेती है, बोरविंग लेती है, उसका पेमेंट करती है। अगर बाहरी एक्सटर्नल कॉमर्शियल ईसीबी लेती है, बाहरी उधार लेती है तो उसको इंटरेस्ट पे करती है, इंटरनल लोन लेती है तो उसको पेमेंट करती है इंटरेस्ट। तो ये 20 पैसे 100 पैसे में 1 रुपये में अगर सरकार खर्च करती है तो 1 रुपये में 20 पैसे उसके जो है ब्याज का भुगतान करने में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप लोग देखोगे तो दूसरे नंबर पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखोगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये आप लोग देखोगे यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर, यहाँ पे दूसरे नंबर पे वेटेज है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज। जब फिनांस कमीशन जो होता है फिनांस कमीशन के वित्त आयोग के थ्रू जब सरकार क्या करती है, हस्तांतरण करती है। ठीक है, जब सरकार को जो आप लोग देखोगे 15th फिनांस कमीशन के अकॉर्डिंग जो है वेटेज दिया गया है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के अकॉर्डिंग क्या है, टैक्स एफर्ट के थ्रू क्या है। ठीक है, और आप लोग का इनकम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या है। तो उसी अकॉर्डिंग जो सेंटर से स्टेट को ट्रांसफ़र होता है तो उसमें दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कितना, 18 पैसे, 18 पैसे या 18%, 18%। अगर सरकार 1 रुपये खर्च करती है तो दूसरे नंबर पे ये आ जाता है। तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, सेंट्रली जो है सेक्टर स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों अलग अलग हैं। सेंट्रली सेक्टर स्कीम में जो है सरकार ज़्यादा खर्चा करती है, ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है, जब भी यहाँ पे आएगा तो ये देखो सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ये आप लोग रख सकते हो पहले नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसका कितना है, 17%। अगर सरकार 1 रुपये खर्च करती है तो तीसरे नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम का आएगा 17 पैसे। ठीक है, अब फिर आप लोग देखोगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, दोनों का वेटेज क्या है, 9% है। तो इसको रख सकते हो आप लोग, कोई भी ऊपर नीचे रख सकते हो। यहाँ मान लो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है, दोनों लोग मिल के करते हैं। लेकिन सेंट्रली सेक्टर स्कीम होता है उसके लिए टोटल उसका एक्सपेंडिचर, टोटल उसका खर्च जो है केंद्र सरकार वहन करती है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में तो उसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके उसका एक्सपेंडिचर बियर करते हैं। तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम का वेटेज कितना है, 17% है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो है इसका जो है 9 है। और आप लोग जो है फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र इसका वेटेज कितना है, ये भी 9% है। और फिर आ जाता है छठे नंबर पे आपका डिफेंस आ जाएगा, डिफेंस का कितना है, 8% है। फिर क्या आ जाएगा आपका फिर जो है सब्सिडीज आ जाएगा और अदर एक्सपेंडिचर की वैल्यू एंड जो है डिफेंस दोनों जो है, दोनों का वेटेज कितना है, 8% है। और आपका फिर आ जाएगा सब्सिडीज़ जो है कितना है, सब्सिडीज़ का जो है शेयर है 7% है। और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है क्या, पेंशन। सरकार जो होता है, इसको क्रोनोलॉजी को आप लोग रट लो, ये एग्जाम में पूछ देता है। आपको शुरू का नहीं पूछेगा, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दिया होगा ऑप्शन में, आपका सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फिनांस कमीशन। देखो फिनांस कमीशन जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे
स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक दूसरा है, और फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स ये दूसरा है। स्टेट शेयर वाले में 18% है और फिनांस कमीशन एंड अदर स्टेट में 9% है, जस्ट इसके हाफ है। तो इसको आप लोग ध्यान रखो, ये जो है कन्फ्यूजन करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो है सेंट्रली सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये भी गवर्नमेंट अभी एनटीए पिछले एग्जाम में पूछा है कि देखो मैंने बताया आप लोगों को सेंट्रली सेक्टर स्कीम का शेयर हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पूरा सेंट्रल जो है उसके लिए बियर करेगी, उसका टारगेट रहेगा कि हम अपनी योजनाओं को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ज़्यादा उसका बेनिफिट पा सकें। तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम का देखो 17% है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो वेटेज है इसमें खर्च है वो 9% है। अगर सरकार 1 रुपये खर्च करती है तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम में 17 पैसे खर्च करती है 1 रुपये में, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसे खर्च करती है। ठीक है, तो ये आप लोग पेंशन का कितना है, पेंशन का आप लोग देखोगे 4% है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, मतलब कर का भुगतान, ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सेंटर का जो है स्टेट फिनांस कमीशन के जो ट्रांसफ़र होती है, जैसे 15 फिनांस कमीशन में आप लोग देखे होंगे कई उसके फैक्टर्स हैं, जैसे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, टैक्स एफर्ट के बेसिस पे, आप लोग को जो इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे, जो है आपको आपका जो है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेसिस पे क्या क्या शेयर है, उसी शेयर पे ये ट्रांसफ़र होता है, सेंटर टू स्टेट को जो है ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे इसका शेयर 18% है। तीसरे नंबर पे सेंट्रली सेक्टर स्कीम 17 पैसे, चौथे नंबर पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 9 पैसे, फिनांस जो है आपका कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र का भी 9 पैसे है। ये दोनों जो है कोई भी आगे पीछे आप लोग रख सकते हो। फिर आपका जो है 8 पैसेज में आपका 8 पैसे में जो है अदर एक्सपेंडिचर होगा, डिफेंस भी आपका 8% हो गया, आपका इसमें जो है सब्सिडीज़ का 7 पैसा हो गया, पेंशन का 4 पैसे हो गए, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चल देखते हैं। अब आप लोगों को मैं कल बजट की वीडियोज आप लोगों को अपलोड किया गया था, इसमें कहा रहा है व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट जो है के जो 1 सालों का में बजट एलोकेट करती है, तो किस तरीके से उसका बजट का एलोकेशन हुआ है, उसको किस तरीके से बजट एस्टीमेट होती है, किस तरीके से रिवाइज हुई है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे हम लोग को क्या देता है, एक्चुअल फिगर देता है। और इसको प्रिपेयर्ड कौन करता है, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के जो है के अंडर ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है। ठीक है, और आप लोग जो है इसको देख सकते हो, फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1950-51, 1950-51 में पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था, और अप टू 1964 इट इज प्रेजेंटेड अलॉन्ग द यूनियन बजट, जो होता है 1964 तक। 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है दोनों एक ही साथ आते थे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो होता है 1950-51 से 1964 तक बजट और सर्वे को एक साथ दिया जाता था, लेकिन उसके बाद 1964 के बाद क्या हो गया, ये अलग कर दिया गया। अब क्या होता है, अभी कुछ रूल अलग था, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या होता है, 31 जनवरी को आती है प्रत्येक साल, एवरी ईयर जो होता है 31 जनवरी को आती है आप लोगों का क्या, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, और 1 फरवरी को आती है क्या आपका आता है, बजट। बजट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन जो होता है, बजट जो होता है 1 फरवरी को आती है, और इकोनॉमिक सर्वे क्या आता है 31 जनवरी को आता है। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में सीखा था। अब आप लोग देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो आया है लेटेस्ट 22-23 का जो आया था, इसमें इसको लीड कौन किया है, किस सेक्टर की वजह से ग्रोथ को ये लीड किया जा रहा है, प्राइवेट कंजम्पशन जो था, प्राइवेट कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण, और जो है प्राइवेट कंजम्पशन, ये उपभोग जो है प्राइवेट कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण जो है इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में इसको लीड कर रहा है। यही इसके ग्रोथ की जो है मेजर फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखोगे रिकवरी ऑफ एमएसएमई जो है, कोविड के टाइम में देखोगे बहुत से एमएसएमई बंद हो गए थे, उनके लिए क्या किया गया, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम लाया गया। उनको जो है उनके बहुत से कंपनीज को जो हैं जो नई थी, जो स्टार्टअप्स थी, उनको जो है
लोन पे उनको इंटरेस्ट का जो है इंटरेस्ट माफ़ कर दिया गया। बहुत तरीके से योजनाएं लाया गया जिससे क्या किया जाए, फिर से वो इकॉनमी में उभर पाए, अपने आप को जो है सस्टेन कर पाए। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से योजनाएं ले आई जो एमएसएमई को क्या करे, उसको उसकी ग्रोथ को बूस्ट कर सके, इकॉनमी में फिर से उनकी जो है वो सुचारू रूप से अपना काम करना स्टार्ट कर दें। फिर आप लोग देखोगे जो है 23-24 के बजट में पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इस पे फोकस किया गया है। और आप लोगों को डेफिसिट का भी हम लोगों ने कल ट्रेंड देखा था कि बजट एस्टिमेट है, ये आप लोग का 22-23 का था, बजट एस्टिमेट था। जो फिजिकल डेफिसिट का जो बजट एस्टिमेट और एक्चुअल एस्टिमेट दोनों जो है 6.4 आया है। बजट और ये आप लोग का बजट एस्टिमेट था और रिवाइज एस्टिमेट दोनों कितना आया है, 6.4। एक्चुअल अभी पता चलेगा हम लोग को। और ये कब का है, 2022-23 का बजट का। 2023 बजट और 24 वाले बजट में हम लोग का टारगेट कितना है, 5.9% ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। अब और रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में हम लोगों ने कल देखा था क्या क्या शेयर है, परसेंटेज है जीडीपी का। सर्विस सेक्टर में आप लोग देखोगे ये जो है 9.1% है 22-23 के लिए। ये देखो आप लोग 22-23 के लिए एक्चुअल एस्टीमेट जो आया है सर्विस सेक्टर का ग्रोथ आया हुआ है। जो है फॉरेक्स जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 563 मिलियन जो है यूएस बिलियन डॉलर है। एट द एंड इन द देखोगे आप लोग दिसंबर एंड में आप लोग देखोगे 563 जो होता है बिलियन डॉलर हम लोग के पास, इंडिया के पास जो है क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये कितना है, अगर टोटल कंट्रीज़ की बात कर दिया जाए वर्ल्ड वाइड, तो ये हम लोग 6 पोजीशन में है। 6 पोजीशन में किस में, फॉरेक्स रिजर्व के केस में इंडिया जो है 6 पोजीशन पे आती है। और आप लोग का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का ये ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा होगा, 3.5% है 22-23 में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी 22-23 में 4.1% है। ये आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, इसको आप लोगों को रटना पड़ेगा। ये सब रटने वाले चीज़ें हैं, ये सब इंडियन इकोनॉमी में जो आप लोगों के डेटाज होते हैं वो रटने वाले होते हैं, उस पर आप लोगों को रटना पड़ेगा। ये भी हम लोगों ने बताया कि CPI WPI जो है, CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है तो कितना 6.8 है, और आपका WPI कितना है 11.5% है। इन्फ्लेशन है, परसेंटेज टर्मिनोलॉजी में है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA जो है, ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का हैज ड्रॉप्ड 7 ईयर लो। ये 5% से अभी गवर्नमेंट कह रहे थे कि हमारे अब क्या हुआ है, NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है पिछले सालों की तुलना में अब कम हुए हैं, उनकी जो है शेयर क्या हुआ है, कम हुई है। तो आप लोग देखोगे 5% पे आया है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट CR करार जिसको बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जो है रिमेंस हेल्थी है। कितना है ये, 16% है। आप लोग यहाँ पे देखोगे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इज ए मेजर बैंक्स प्रोजेक्टेड टू स्लिप फ्रॉम 15.8% इन सितंबर 2022 में इतना था, एंड 49 ये सितंबर 2023 में ये फॉल हुआ है, इसमें कमी हुई है। ये कितना है 14.9% है। ये लेटेस्ट डेटा है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर वही बात किया जाए IBC का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी चैनल का, तो हाईएस्ट कंपेयर टू द अदर चैनल्स विच शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द SCB, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर का, इंक्रीमेंट कितना हुआ है 9.9 लाख करोड़। ये फिनेंशियल ईयर 2016 की बात किया जा रहा है, और 2023 में बढ़ के कितना हो गया है, ये 21.3 लाख करोड़ हो चुकी है। इसमें आप लोग देखोगे तो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 2.3 से मतलब 230% की ग्रोथ हुई है, 230% की ग्रोथ हुई है पिछले 7 सालों में। देखोगे फाइनेंशियल ईयर 16 में इसमें सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर का, जो गवर्नमेंट का सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में जो कंट्रीब्यूशन था वो 9.1 लाख करोड़ था, लेकिन अब 2023 में कितना हो गया, 21.3 लाख करोड़ हो चुकी है इसको। अब कल हम लोग बात किए थे, जो है हम लोग का हो रहा है 2000, इंडिया जो है 2017 में नेट जीरो कार्बन इमिशन जो होता है, कार्बन इमिशन जो CO2 गैस होता है उसकी इमिशन को
गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है, उसको रिड्यूस करना चाहती है। तो उसको एलिमिनेट करने का हम लोग का जो टारगेट है 2070 है भारत के लिए। ये आप लोगों का मैं कंट्रीज वाइज है, कंट्रीज वाइज डेटा है। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो जर्मनी सबसे पहले एलिमिनेशन जो है 2045 में ही 0% जो है एलिमिनेशन को अचीव कर लेगा सबसे पहले। ये कंट्रीज आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे लास्ट में इंडिया इसका दिख रहा है। जो ये कंट्रीज जो सिलेक्टेड कंट्रीज लिए गए हैं, इसमें इन कंट्रीज में सबसे पहला जो है जर्मनी है, जो 2045 में नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव कर लेगा। उसके बाद यूएसए, यूके, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका, जापान, इटली, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना तक ये कंट्रीज 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव कर लेंगे 2050 तक। लेकिन टर्की 2053 में, और यहाँ आप लोग होंगे चाइना, इंडोनेशिया, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरबिया, ये 2016 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव कर लेंगे। अगर बात की जाए इंडिया का, तो इंडिया 2070 में नेट जीरो कार्बन इमिशन के गोल को अचीव करेगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है कि चाइना का क्या है, इंडिया का क्या है। एनटीए से जो है अब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी छोड़ना जो है कुछ भी छोड़ने का, कोई भी इकोनॉमिक्स के किसी भी सेक्शन का, बेसिकली इंडियन इकोनॉमी का कोई भी पार्ट छोड़ना जो है मूर्खता है। इसलिए आप लोग सब पढ़ लो, कहीं ना कोई किसी एग्जाम में आप लोगों को काम तो आ ही जाएगा। तो इंडिया का जो है 2017 में है नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट, और चाइना, इंडोनेशिया, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरबिया का 2060 में है। सबसे पहले जो है इसको जर्मनी अचीव करेगा, इस गोल को, नेट जीरो कार्बन इमिशन को जो है सबसे पहले जर्मनी, जो कि 2045 में अचीव कर लेगा। अगर बात कर लिया जाए अभी इंडिया की बात किया जाए रिसेंट की, तो 2045 तक इंडिया जो है 50% इसको रिड्यूस कर लेगा। नेट जीरो कार्बन इमिशन को 2045 तक जो है कितना कर लेगा, 50% घटा के उसको 50% कर लेगा। 2070 तक नेट हो जाए, जीरो हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन इमिशन का ये टारगेटेड, ये ग्रो, ये उसका क्या है, ये एजम्पशन वो कर रहा, फोरकास्ट कर रहा है। ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2070 तक भारत जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं उनको एलिमिनेट करना है, उनको रिड्यूस करना है 2070 में एकदम बिल्कुल। जो है आप लोग देख रहे होंगे जो है हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां बनाई जा रही हैं। अभी डीजल पेट्रोल से जो चल रही हैं, अभी धीरे धीरे क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो है नए नए रिफॉर्म्स ले आ रही है, नए नए तरीके के व्हीकल्स आ रहे हैं जो क्या है हाइड्रोजन पे संचालित होने वाली हैं, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली हैं। तो उसी को लेके हो रहा है। जर्मनी सबसे पहले जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को अचीव कर रहा है, जो कि 2045 में वो अचीव कर लेगा। और बाकी सब कंट्रीज़ हैं, कोई 2050 में, कोई 2060 में, कोई 2053 में कर रहा है। अब हम लोग बात करें, अभी आप लोगों को देखोगे अभी COP 28 हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको बोला जाता है। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये COP 26 है। इसमें कहा गया है मूवमेंट लाइफ, ये देखो लाइफ जो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE से बना है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वाज लॉन्च्ड एट ग्लासगो क्लाइमेट समिट। जो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को ग्लासगो समिट, जिसको COP 26 बोला जाता है, जो कि ग्लासगो में होने वाला था, हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ, इसके बारे में इसको डिस्कशन किया गया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और इंडिया जो है फर्स्ट जो है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क को भी जो है लॉन्च किया था। RBI ऑक्शन 2 ट्रांच ऑफ 4000 करोड़, ये जो है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इसको लॉन्च किया था कब, नवंबर 2022 में। सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल किया गया है, कितना है, अक्टूबर 2022 तक 61.6 गीगावाट। 2022 तक जो है नेशनल सोलर मिशन जो है पॉलिसी के जो योजना आई है, नेशनल सोलर मिशन योजना के तहत प्लान्स के थ्रू के तहत इंडिया जो है 61.6 गीगावाट जो है अक्टूबर 2022 तक सोलर मिशन जो है नेशनल सोलर मिशन एनर्जी के थ्रू जो है 61.6 गीगावाट की एनर्जी अचीव करेगी। मतलब उसको गेन किया है कितना, 61.6 गीगावाट, किससे, सोलर एनर्जी से। अब आप लोग देखोगे करंट अकाउंट बैलेंस में डेफिसिट कितना है,
64.4 बिलियन, 36.4 बिलियन, जो कि 4.4% ऑफ जीडीपी है। इन द सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 का ये बढ़ के कितना हो गया, आप लोग देखोगे ये डिक्रीज हुआ है। जो ये आप लोग देखोगे 2023 में क्या हुआ, बड़ा था। 2022 में इसका कितना था, क्वार्टर टू के फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर टू में, वन ईयर में कितने होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स के। तो सेकेंड क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वार्टर में आप लोग देखोगे, सेकेंड जैसे फिनेंशियल ईयर हम लोग का जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर की बात कर रहा है। तो सेकेंड क्वार्टर मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में यहाँ पे आप लोग देखोगे 1.3%, यहाँ पे देखोगे 36.4 बिलियन, 4.4% ऑफ जीडीपी इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल। ये क्या हो गया, डेफिसिट इंक्रीज हो गया है। पहले कितना था, ये 9.7 बिलियन था 2022-23 में, लेकिन 23-24 में ये बढ़ के कितना हो गया 36.4, जो कि 4.4% ऑफ जीडीपी है। ये करंट अकाउंट बैलेंस का डेफिसिट दिखाया जा रहा है, घाटा है भारत का जो है करंट अकाउंट का, ये डेफिसिट्स है, जो कि 36.4 बिलियन डॉलर की है, जो कि जीडीपी का 4.4% है। और 2022 में सेकेंड क्वार्टर में ये आपका 1.3% था, ये बढ़ के कितना हो गया 4.4%। अब आप लोग देखोगे ये एसआरएस का है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं एसआरएस एनएफएचएस की भी रिपोर्ट आप लोगों के सामने ले आऊँगा। तो इस पर आप लोग देखोगे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है 1964-65 से ये वर्क करना स्टार्ट हुआ। 1969-70 में जो है फुल स्केल पे काम करना स्टार्ट हो गया। और ये क्या करता है, डेटा ऑन फर्टिलिटी मोर्टालिटी इंडिकेटर्स जो होता है फॉर द ईयर इंडिया, ये क्या होता है, स्टेट्स की जो होता है मोर्टालिटी का डेटा देता है, फर्टिलिटी का देता है, आईएमआर का देता है, सीबीआर का देता है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, सीबीआर क्रूड बर्थ रेट, सीडीआर क्रूड डेथ रेट, उन डेटाज को ये देता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे लेटेस्ट डेटा में क्या क्या है। आप लोग देखोगे ये एसआरएस का लेटेस्ट डेटा है जो कि 2022-20 का है और पब्लिश कब हुआ था 2022 में। तो इसको आप लोग देख सकते हो। इसमें आप लोग देखोगे क्रूड बर्थ रेट जो है इंडिया का 19.5 था। मैक्सिमम किसका है, बिहार का है। मिनिमम किसका है, केरला का है। ये देखो क्रूड बर्थ रेट इंडिया के अगर देखा जाए, ट्रेंड देखा जाए तो क्या हुआ, सीबीआर ड्यूरिंग 15 से 20 में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। रूरल सीबीआर 1 पॉइंट से डिक्रीज हुआ है, अर्बन सीबीआर 0.9 पॉइंट से डिक्रीज हुआ है। सीडीआर की बात किया जाए क्रूड डेथ रेट की, तो इंडिया में टोटल 6 है। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में था, छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में ये कितना है 7.9%, 7.9 है। मिनिमम कितना है, दिल्ली में है। क्रूड डेथ रेट है, डेथ रेट सीबीआर आप लोग क्रूड बर्थ रेट का जानते होंगे। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, जो होता है टोटल बर्थ रेट आप पर्टिकुलर एज देता है वुमेन्स का अपन मिड ईयर पॉपुलेशन से हम लोग निकालते हैं। उसी तरीके से सीडीआर जो होता है क्रूड डेथ रेट क्या होता है, तो इसमें आप लोग क्रूड बर्थ रेट में देखोगे सबसे ज़्यादा बर्थ रेट जो है पहले नंबर पे बिहार है। ये लेटेस्ट डेटा एसआरएस 2020 का जो कि 22 में पब्लिश हुआ था, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा बिहार में है और सबसे कम केरला में है। लेकिन अगर डेथ रेट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है और दूसरे सबसे कम दिल्ली में है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात किया जाए तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंडिया की 28 थी और मैक्सिमम किसका है, एमपी का, मध्य प्रदेश का है जो कि कितना है 43 है। सबसे मिनिमम किसका है, केरला का है जो कि 6 है। आप लोग इसमें अंडर 5 मोर्टालिटी रेट को देख सकते हो। इसमें अंडर 5 मोर्टालिटी रेट्स जो है 4 पॉइंट से डिक्रीज हुआ है। फीमेल अंडर 5 मोर्टालिटी रेट्स में 3 पॉइंट से डिक्रीज हुआ है। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट का मतलब हुआ वो बच्चे जो जन्म से 5 साल के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं, उनके लिए ये U5MR है, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। इंडिया में कितना है, 32 है। इंडिया की अगर बात किया जाए, टोटल इंडिया को अगर डेटा लेके बात किया जाए कि अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, अगर 1000 बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 32 बच्चे जो है जन्म के 5 साल के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं। और U5MR है, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। अब सेक्स रेशियो देखोगे आप लोग 2018-20 की देखा जाए तो 907 था। अभी आप लोग जो है 2011
21 में पॉपुलेशन होने वाली थी, पॉपुलेशन का जो है सेंसस का डेटा भी आया ही नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग NFHS का देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा 1020 है फीमेल्स सेक्स रेशियो की बात किया जाए 1000 पे। लेकिन अगर अभी बात करोगे आप लोग 18-20 का जो लेटेस्ट डेटा है, जो SRS का डेटा है, उसमें क्या है 907 है। हाईएस्ट किसका है? केरल का है। केरल में 974 है, उत्तराखंड में लोवेस्ट है 844। ये SRS डेटा के अकॉर्डिंग है। सेंसस का डेटा अभी आया ही नहीं है। 2011 में जो है गवर्नमेंट, जो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डेटा उसको दिया था। अभी हो सकता है मोदी जी 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद जो है सेंसस कराएं, तो सेंसस का डेटा भी नहीं आई है। आप लोगों के सामने SRS और NFHS के ही डेटा मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें 2018-20 में 907 है सेक्स रेशियो। हाइट सबसे ज़्यादा किसका? केरला का है, 974 है। 974 का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है। ये क्या है? फीमेल है, और नीचे वाले क्या है? मेल है। ठीक है। उत्तराखंड में लोवेस्ट है जो कि 844 है। अगर वही बात कर लिया जाए TFR जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। आप लोग हमेशा याद करना, जब भी अगर दिया होगा असेंडिंग GRR दिया होगा, GRR TFR, GRR मतलब ग्रास रिप्रोडक्शन रेट, TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हमेशा आप लोग का देखना यहाँ पे क्या होगा, TFR हमेशा ग्रेटर होगा GRR से। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आएगा उसको बताने के लिए इक्वल दिया होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, तो TFR हमेशा ग्रेटर होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये देखो तो हाईएस्ट TFR जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब ये होता है कि एक पार्टिकुलर एज के लिए, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कुछ और है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कुछ और है। 0 से आप लोग का जो है 15 से 45 ईयर का एज है, 15 से 45 ईयर का एज, और 15 से 49 ईयर का एज जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए आप लोग देखोगे तो ये क्या है आप लोगों का, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये वुमेन का पर्टिकुलर एज है। उस एज में वो क्या हो सकती हैं? फर्टाइल हो सकती हैं, और रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या कर सकती हैं? वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो ये एज ग्रुप दिया हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए क्या होता है, ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है। तो वही दिया है। TFR जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है हाईएस्ट कहाँ है? बिहार में है, जो कि कितना है? 3 है। अभी अगर बात कर लिया जाए लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का कितना है, इंडिया की बात क्या करोगे आप लोग TFR का, तो ये 2 है। 2 मतलब रिप्लेसमेंट क्या होता है? 2.1 होता है। 2 से ज़्यादा अगर एक पुरुष और महिला जो है, अगर TFR 2.1 है, 2 का मतलब क्या हो गया? वो क्या करेंगे, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि जस्ट वो क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करने के लिए वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मेल और फीमेल, ये एक और ये दोनों मिल के 2 हो गए। तो अगर उनके पास जो होता है TFR 2 ही है, 2 बच्चा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा। ग्रोथ की बात की जाए, पॉपुलेशन जो है परसेंटेज टर्म में ग्रोथ नहीं होगा, ओवरऑल तो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो अगर TFR 2 है तो पॉपुलेशन जो है क्या होगी, पॉपुलेशन में परसेंटेज टर्मिनोलॉजी में अगर देखोगे आप लोग, ओवरऑल ग्रोथ तो होगा लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं होगा। रिप्लेसमेंट करने के लिए TFR कितना होना चाहिए? 2 से ज़्यादा होना चाहिए। पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन TFR जो होती है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तब रिप्लेस करेगा। 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो। तो यहाँ आप लोग बिहार में देखोगे इंडिया का कितना है? 2.2 है, लेकिन बिहार में देखोगे सबसे ज़्यादा 3 है। लोवेस्ट TFR कहाँ है? दिल्ली में है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में। ये तीनों जगह दिल्ली, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में 1.4 है। ठीक है। बिलो TFR 2.1 में कौन कौन से हैं? इसमें आंध्र प्रदेश देखोगे 1.5 है, हिमाचल प्रदेश 1.5 है, जम्मू कश्मीर है। ये आप लोग क्रोनोलॉजी इसको पढ़ सकते हो सकता है क्रोनोलॉजी में NTA जब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी में पूछ दे रहा है कि TFR में दे देगा सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का हो गया, दूसरे नंबर पे किसका हो गया, आप लोग आंध्र प्रदेश को रख सकते हो। ठीक है। हिमाचल प्रदेश को रख सकते हो, जम्मू कश्मीर को रख सकते हो। फिर उसके नीचे आप लोग देखोगे तेलंगाना को रख सकते हो, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका। यहाँ पे देखोगे
कर्नाटक का 1.6 है, उड़ीसा का 1.8 है, उत्तराखंड का 1.8 है, गुजरात का 2 है, हरियाणा का 2 है, असम का 2.1 है। तो अगर इसकी क्रोनोलॉजी की बात कर लिया जाए, क्रोनोलॉजी की अगर हम लोग बात कर लें, आप लोग देखोगे यहाँ पे अगर क्रोनोलॉजी हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। बिहार के बाद अगर हम लोग रखें दूसरे नंबर पे तो आसाम, तीसरे नंबर पे हरियाणा हो जाएगा, चौथे नंबर पे गुजरात हो जाएगा, पाँचवें नंबर पे आप लोगों का उत्तराखंड हो जाएगा। फिर उड़ीसा उत्तराखंड दोनों के इक्वल हैं। फिर आप लोग कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब रख सकते हो। तो जो है टॉप 5 एंड बॉटम 5 स्टेट्स को एनटीए पूछता है, टॉप 4 जो है बॉटम 4 को स्टेट्स को भी पूछता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये बता सकते हैं, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हम लोग रख सकते हैं किसको, आसाम को। तीसरे नंबर पे क्या रख सकते हैं हम लोग, हरियाणा को रख सकते हैं। चौथे नंबर पे किसको रख सकते हैं, गुजरात को रख सकते हैं। इसको ये इसका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा बिहार, फिर आसाम, फिर जो है आपका हरियाणा, फिर आपका गुजरात। ये है टीएफआर का डिसेंडिंग ऑर्डर। उसी तरीके से आप लोग इसको रिवर्स कर दोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। वही बात किया जाए रूरल टीएफआर का तो 2.2 है, अर्बन टीएफआर 1.1 है। मतलब गाँवों में जो है फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरिया के। इस डेटा को आप लोग पढ़ लो, नोट कर लो, और मैं इस पीपीटी को जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो क्वेश्चन लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास में आप लोगों को मिलेगा, जो बताया जाता है, वो पीपीटी में तो नहीं रहता ना, इसलिए कहा जाता है कि लाइव क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास को आप लोग अटेंड करो, उसमें कुछ देखो। ठीक है, आप लोग कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर अब हम लोग आगे चलते हैं, ये आप लोग देखोगे यहाँ पे सीवीआर देखो, यहाँ पे फिर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट देखा जाता है। इसमें भी क्रोनोलॉजी पूछ देता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोग का 25 से 25 से 29 एज ग्रुप का देखा जाए। आप लोग देखोगे 25 से 29 एज ग्रुप का देखोगे पहले नंबर पे, इसको हम लोग पहले नंबर पे रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप लोग रख सकते हो 20 से 24, ये दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे आप लोग रख सकते हो किसको, तीसरे नंबर पे आप लोग जो है एज ग्रुप को रख सकते हो 30 to 34। ये आप लोग का हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। इसमें जो होता है ये क्रूड बर्थ रेट का जो है ये 2022 का डेटा है। 2020 में एसआरएस का रिपोर्ट है जो 2022 में पब्लिश हुआ था, उसकी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट किस एज में होता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपका है 25 से 29, 25 to 29 में 139.6 है। ठीक है, 30 to 34, 2024 जो है इसमें दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे 30 to 34 है। ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और टीएफआर में ये देखो 5.2 है। इफेक्टिव मैरिज फॉर फीमेल्स ये एज दिया है 22.7 ईयर्स। ये आप लोग जो है टोटल फर्टिलिटी रेट देख सकते हो, जीआरआर देख सकते हो, ग्रास रिप्रोडक्शन रेट क्या है, जीएमआर क्या है, ग्रास जो होता है मैरिटल फर्टिलिटी रेट क्या है 108.3 है। रूरल के लिए क्या है, अर्बन के लिए क्या है, टोटल क्या है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एज ग्रुप में जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस एज की महिलाएं जो है में रिप्रोडक्शन रेट सबसे ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 25 से 29 में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे 20 से 24 वाले में है, तीसरे नंबर पे 30 से 34 ईयर्स की महिलाओं के लिए है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब हम लोग बात किया जाए कि एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन में कहाँ क्या वेटेज रहा है, तो इसमें आप लोग देखोगे ग्रोथ रेट है ये यहाँ पे 22-23 का एक्चुअल एस्टीमेट है ये, और ये आप लोग देखोगे ये बजट एस्टीमेट था और ये एक्चुअल एस्टीमेट है। यहाँ पे राइस का जो है सबसे ज़्यादा वेटेज है, यहाँ पे 130.84, दूसरे नंबर पे व्हीट है, तीसरे नंबर पे मेज़ है। ये देखोगे आप टोटल सेरल्स में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पल्सेज में भी देख सकते हो, टोटल फूड ग्रेन्स में भी देख सकते हो। ये आप लोग इसको नोट कर सकते हो। राइस का सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे गेहूं है, तीसरे नंबर पे आपका मक्का है, चौथे नंबर पे आपका कोर्स सेरल्स हैं। ठीक है, या तूर हो गया, ग्राम हो गया, ये पल्सेज में हो गया आपका। ये वेटेज है आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये 22-23 का है और 21-22 का है। आप लोग के सामने दो डेटा दिया गया 21-22 का, ये 22-23 का आप लोग इसको देख लेना। सब पहले नंबर पे राइस, दूसरे नंबर पे व्हीट, तीसरे नंबर पे मेज, चौथे नंबर पे इसमें कोर्स सेरल्स आ गए आपके। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के 5 ईयर प्लान्स में। और इंडिया के 5 ईयर्स प्लान की बात किया जाए तो ये आप लोग देखोगे 1951 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो है टाइम था, टाइम ड्यूरेशन था, पीरियोडिक टाइम था। सेकंड का 1956 से 61 था, थर्ड का 61 से 66 था। फिर उसके बाद एनुअल प्लान आए 66 उसमें उस टाइम जो है क्या हो गई आप लोग देखोगे, ड्रॉट आ गया था, चाइना के साथ युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, तो अनेक तरीके की ट्रेजेडी आई थी। तो 66 से 69 का जो है योजना अवकाश, इसको प्लान हो एनुअल प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है। इसमें आप लोग देखोगे 66 से 67, 67 से 68 एंड 68 टू 69 3 जो है एनुअल प्लान का हॉलीडे था। ठीक है, तो ये इसमें नहीं हुआ। फिर फोर्थ प्लान जो है 1969 में आया, फिर फिफ्थ आया 1974 में। ये प्लानिंग्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया होगा टारगेटेड ग्रोथ रेट, ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है। आप लोगों को मैं इसको लाने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ईयर्स थे या 5 ईयर प्लान्स थे जहाँ पे टारगेटेड ग्रोथ रेट जो है, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो था वो टारगेटेड ग्रोथ रेट से क्या था, ज़्यादा था। अब आप लोग पूछोगे सर कौन से ईयर में, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आप लोग देखोगे यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान एंड 8th 5 ईयर प्लान। ये आप लोग देखोगे 1, इसको नोट कर लोगे, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, फिफ्थ, 6th, 7th एंड 8th। ये 5 जो हैं 1, 5, 6, 7 एंड 8 टोटल, ये 5 जो है 5 ईयर प्लान्स थे जहाँ एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है टारगेटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। देखोगे यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेटेड 2.1 का था, एक्चुअल 3.6 आया। 5 में देखोगे 4.4 था, एक्चुअल 5% आया। 6 में देखोगे 5.2 टारगेटेड था, एक्चुअल कितना आया 5.5%, ये भी ज़्यादा हुआ। 6 में देखोगे ये 5.2, 5.5। 7th में देखोगे 5%, ये 6% आया। 8th में देखोगे 5.6 का टारगेटेड था, एक्चुअल 6.6 आया। तो ये 5 जो हैं 5 ईयर प्लान्स हैं, 1, 5, 6, 7, 8। 1 के बाद जो है लगातार 5, 6, 7, 8 जो हैं ये ऐसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं जहाँ पे वास्तविक विकास दर जो लक्षित विकास दर से ज़्यादा थी। एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज ग्रेटर देन द टारगेटेड ग्रोथ रेट। दैट 5 ईयर प्लान्स इज 5 ईयर प्लान्स 1, 5, 6, 7 एंड 8। ये 5 पंचवर्षीय योजनाएं हैं जहाँ पे आप लोगों का जो है वास्तविक ग्रोथ रेट जो था वो लक्षित ग्रोथ दर से ज़्यादा था। ठीक है, ये कौन कौन से मॉडल पे बेस्ड है ये भी आप लोग देख सकते हो। ये रटने वाली चीज़ें आप लोग रट सकते हो इससे। हैरोडोमर मॉडल पे था, दूसरा महालोबिस मॉडल पे जो ग्रेट साइंटिस्ट वो थे, स्टैटिशियन थे जो आपका सांख्यिकी वेत्ता थे महालोबिस, उनके मॉडल पे बेस्ड था सेकंड 5 ईयर प्लान। सुखमय चक्रवर्ती का थर्ड पे था। फोर्थ का अशोक रुद्रा एंड एलन मन्ने के बेसिस पे था। डीपी धर इनपुट आउटपुट मॉडल, आप लोग देखोगे ये डीपी धर इनपुट आउटपुट मॉडल बहुत जगह है, कई जगह इसका एक्सटेंसिव फॉर्म में है। ठीक है, और उसके बाद 2015 से आपका फिनांस का मिशन आ गया। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं को जो है रिप्लेस कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया। उसके बाद क्या है आपका नीति आयोग जो है, देख रहे हो नीति आयोग डेटा दे रहा है 2015 से जो है ये आ गया। अब आप लोग देखोगे किस पे फोकस किया गया था पंचवर्षीय योजना में। पहले पे कृषि पे, दूसरे पे इंडस्ट्री पे, तीसरे पे सेल्फ रिलायंस पे, चौथे पे स्टेबिलिटी विथ ग्रोथ, स्थिरता के साथ विकास था। आप लोग ये पूछा जाता है फास्टर जो आता है इंक्लूसिव, फास्टर एंड सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ कौन सी पंचवर्षीय योजना की है, तो ये सबसे लेटेस्ट जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में फास्टर एंड सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ या रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। और उसके पहले में इंक्लूसिव ग्रोथ, इंडिकेटिव प्लानिंग भी आप लोग देखोगे। इंडिकेटिव प्लानिंग जो है आपका 8th या 9th 5 ईयर प्लान्स में आता है। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जो आपकी 11th 5 ईयर प्लान में की गई है।
तो ये आप लोगों को जो है इसीलिए कह रहा हूँ कि लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास देखोगे, क्योंकि ये पीपीटी में तो आप लोगों को मिलेगा नहीं। इंक्लूसिव ग्रोथ रेट की बात जो है 11th 5 ईयर प्लान में की गई है, और आपका इंडिकेटिव प्लानिंग जो है 8th 5 ईयर प्लान में की गई है। ठीक है, इसको आप लोग जान लो। और आपका 5 ईयर प्लान जो है पंचवर्षीय योजना, पहला, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, जिसमें वास्तविक विकास दर जो था वो लक्षित विकास दर से ज़्यादा था, मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज ग्रेटर देन द टारगेटेड ग्रोथ रेट। कौन कौन से पंचवर्षीय योजना है? 1, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये मॉडल जिसपे बेस्ड थे ये। प्लान हॉलीडे भी है 17, 19 में, 80 में आप लोग देखोगे रोलिंग प्लान जो कि गुरनान मिडाल ने दिया था 90, 79, 80। यहाँ भी आप लोग देखोगे 1 ईयर का जो है आप लोग का क्या था, प्लान हॉलीडे था। अगर फिर बात किया जाए टोटल प्लान हॉलीडे कितने हैं, टोटल प्लान हॉलीडे जो होता है पंचवर्षीय योजना में 1951 से लेके 2000 आप लोग देखोगे लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2017 में समाप्त हुई, उसमें कितने प्लान हॉलीडे हैं 1951 से। टोटल जो है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो है 6 प्लान हॉलीडे हैं। अब आप लोग कहोगे कौन कौन से 6 सर, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो है उसको नोट कर सकते हो। जो है कौन कौन से जो है प्लान हॉलीडे हैं, टोटल जो है 6 ईयर का, एक बार 3 ईयर्स का, एक बार 1 ईयर्स का और एक बार 2 ईयर्स का प्लान हॉलीडे अब तक 5 ईयर प्लान्स में आए हैं। जो कि कभी सूखा की वजह से ड्रॉट आ गया था, कभी जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गई थी, कभी इंडिया चाइना के बीच में युद्ध हो गई थी, कभी इमरजेंसी आ गया था। तो अनेक फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। अब आप लोग देखोगे इसको, अगर बात किया जाए पहला जो है 3 ईयर्स 90, 60 जो देखोगे आप लोग 66 से 7, 67 से 68 एंड 68 से 69। यहाँ 1 ईयर, यहाँ 1 ईयर, ये 3 ईयर्स का प्लान हॉलीडे था। जब आप लोग देखोगे यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये देखो यहाँ पे 4th प्लान में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पहले जो 3 एनुअल प्लान, यहाँ मैंने बताया है 3 एनुअल प्लान है 1966 से 69, यही 3 एनुअल प्लान्स थे जहाँ जिसको प्लान हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये 3 ईयर्स हो गए। फिर आपका 1979 में और 80 में आपका गुरनार मिडाल का रोलिंग प्लान आया था। गुरनार मिडाल का रोलिंग प्लान आया था जिसमें 79 से 80 ये भी 1 ईयर का आपका प्लान हॉलीडे आ गया। फिर आपका 1991 से 90 से 91 एंड 91 से 92 ये भी 1 ईयर का एंड 1 ईयर का। आप लोग देखोगे ये भी 2 ईयर्स के प्लान हॉलीडे हो गए, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। टोटल आपके कितने हो गए, 6 ईयर्स टोटल 5 ईयर प्लान्स में प्लान हॉलीडे हैं। देखोगे आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये देखो एनुअल प्लान, ये देखोगे यहाँ पे 85 से 90 7th 5 ईयर प्लान के बाद यहाँ पे फिर एनुअल प्लान आया है 90 से 92, 90 से 91 एक, 91 से 92 दूसरा। तो टोटल 6 प्लान हॉलीडे हैं पंचवर्षीय योजना में। आप लोगों को मैंने बता दिया कब कब, 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 ये 3। फिर उसके बाद गुरनार मिडाल का जो प्लान हॉलीडे था, रोलिंग प्लान था 79 से 80, ये हो गया, ये चौथा हो गया। और फिर 90 से 91, 91 से 92 ये आपके 2 ईयर्स की ये हो गए। जब आपका उसके बाद क्या आ गया, आप लोग देखोगे 8th पंचवर्षीय योजना आ गई जो है। उसके बाद आपका वो मॉडल आ गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। आपका जो है उस समय मनमोहन जी जो थे फिनांस मिनिस्टर थे, और उन्होंने क्या दिया, एलपीजी पॉलिसी आ गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद क्या हो गया, हम लोग क्या हो गया, ओपन इकॉनमी हो गई। उसके पहले क्या थी, क्लोज्ड इकॉनमी थी। तो ये टोटल 6 पंचवर्षीय 6 जो है एनुअल प्लान हॉलीडे हैं पंचवर्षीय योजना में। कंप्लीट 12 जो है लेटेस्ट आपका जो सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना था 12वां था, जो कि 2012 से लेके 2017 के बीच का उसका टाइम पीरियड था। उसमें जो है आप लोग देखोगे टोटल 6 एनुअल प्लान हॉलीडे हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने बता दिया कौन कौन से ईयर में कब रहा है, कौन कौन से मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं बेस्ड हैं वो भी बताया गया है। एक्चुअल ग्रोथ रेट टारगेटेड ग्रोथ रेट से किस मॉडल में ज़्यादा रहा है। टोटल 5 पंचवर्षीय योजनाएं हैं जहाँ पे एक्चुअल वास्तविक विकास दर टारगेटेड ग्रोथ रेट से, मतलब लक्षित विकास दर से ज़्यादा थी।
इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लिया जाए मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स। अभी हम लोग देखेंगे लेटेस्ट एग्जाम में एनटीए ने पूछा था मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स के बेसिस पे स्टेट का क्रोनोलॉजी पूछा था, ठीक है। तो ये बात किया जाए हेड काउंट रेशियो लेता है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी लेता है। ये देखोगे आप हेड काउंट रेशियो एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एमपीआई जो है ये इसके डायमेंशन में कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, वेटेज क्या है, हेल्थ को लेता है, एजुकेशन को लेता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेता है। तो अगर ये तीन है, तीनों को मिलकर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 से डिवाइड कर दिया है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। फिर अगर हेल्थ को ये देखो तीनों को ऐड करोगे आप लोग तो 1 आ जाएगा, वही है हेल्थ का वेटेज 1/3 है, एजुकेशन का वेटेज 1/3 है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वेटेज 1/3 है। फिर 1/3 में इसमें इसको 3 पार्ट कर दिया, न्यूट्रिशन, फिर इसको कर दिया चाइल्ड एंड एडोलोसेंट मोर्टालिटी, इसको मैटरनल हेल्थ को। ये आप लोग देखोगे 1/6, 1/12 एंड 1/12 ये इसका वेटेज कर दिया है। क्यों? इसको तीनों को ऐड करोगे आप लोग तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐड करके देख सकते हो। 1/3 को डिवाइड किया है, न्यूट्रिशन का वेटेज कितना है 6, 1/6, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी को 1/12 और मैटरनल हेल्थ का 1/12। फिर एजुकेशन को भी यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, इसको भी 2 पार्ट में इसको ऐड करोगे आप लोग तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, सबका वेटेज क्या हो जाएगा, क्योंकि इन सबको ऐड करोगे आप लोग तब ये आना चाहिए 1/3। अगर 1/3 आ रहा है तो सही है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो क्योंकि 3 इसके पार्ट्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तीनों का वेटेज किया जाए तो 1/3 1/3 1/3। अब उसको जितने से ये डिवाइड किया है, न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में न्यूट्रिशन को ले लिया, चाइल्ड को ले लिया, तो ये सबको बांट दिया तो 1/12 1/12 1/12 होगा, ठीक है। ये आप लोग देखोगे 1/12 1/12 और ये 1/6 है, ठीक है। ये इसका वेटेज है। फिर यहाँ पे एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, तो इसका वेटेज है 1/6 1/6। और फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आता है, किसके यहाँ कुकिंग फ्यूल है, किसके यहाँ सैनिटेशन है, किसके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, हाउसिंग किसके पास घर है, किसके पास इलेक्ट्रिसिटी है, एसेट्स किसके पास है, बैंक अकाउंट किसके पास है। तो ये इनको 1/21 से इसको डिवाइड कर दिया है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करने के लिए मेथडोलॉजी है उसको मेजर करने के लिए। अब अगर हम बात कर लिया जाए, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अगर बात कर लिया जाए तो आप लोग यहाँ देखो कि सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर जो होता है बिहार है। दूसरे नंबर पे आप लोग देखोगे यहाँ पे, दूसरे नंबर पे आप लोगों का आ जाएगा जो स्टेट दिया गया है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, ये हो गया पहले पे, दूसरे पे हो गया राजस्थान, तीसरे पे आप लोग को कौन सा दिख रहा है, तीसरे पे आप लोग देखोगे इन डेटा से तो तीसरे पे आप लोग का आ जाएगा गुजरात, यहाँ पे क्या है 18.6 है। चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा मणिपुर। पाँचवें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, पाँचवें नंबर पे हम लोगों का आ जाएगा तेलंगाना। फिर उसके बाद छठे नंबर पे क्या आ जाएगा, छठे नंबर पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद तेलंगाना के बाद आएगा कर्नाटका, तेलंगाना के बाद हम लोग का क्या आएगा कर्नाटका के बाद क्या आ जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश। फिर आप लोगों का क्या आ जाएगा तमिलनाडु एंड फिर केरल। ये आप लोगों का क्या है क्रोनोलॉजी है, किसका क्रोनोलॉजी है, ये आप लोगों का जो है क्या है क्रोनोलॉजी है, ठीक है। क्रोनोलॉजी किसका है, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स का क्रोनोलॉजी है। सबसे ज़्यादा बिहार में है, दूसरे नंबर पे आपका जो है राजस्थान है, तीसरे नंबर पे गुजरात है, चौथे नंबर पे आपका मणिपुर है, पाँचवें नंबर पे आपका तेलंगाना है, छठे नंबर पे आपका कर्नाटका है, सातवें नंबर पे आंध्र प्रदेश, आठवें पे तमिलनाडु, नौवें पे केरला है। ये मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स का आपका डिक्रीजिंग आर्डर है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये आप लोग देखो, मैं वही हेड काउंट रेशियो जो है आपका नीति आयोग जो पब्लिश करता है, यहाँ पे NFHS 5 और F4 का डेटा दिया हुआ है, जो लाइट
डार्क ब्लू है आप लोगों का वो 5 का रिपोर्ट है NFHS 5 का, और जो लाइट है वो NFHS 4 का रिपोर्ट है। ठीक है, तो हम लोग को अभी भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर कौन सा है? बिहार है। बिहार है। बिहार के बाद आप लोग देखोगे दूसरे नंबर पे आप लोगों का था राजस्थान, तीसरे नंबर पे गुजरात, चौथे नंबर पे आप लोगों का मणिपुर था, पाँचवें नंबर पे आप लोगों का तेलंगाना, फिर आप लोगों का कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड लास्ट में केरल था। ठीक है, ये अगर बात कर लिया जाए, ये देखो आप लोग जो है पर कैपिटा स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है करंट प्राइसेस पे, अगर ले लिया जाए करंट प्राइसेस पे, तो आंध्र प्रदेश में देखोगे आप लोग तो आंध्र प्रदेश 2022-23 का लेटेस्ट फिगर है, ये लेटेस्ट फिगर है, इसको आप लोग देख सकते हो। ये जो येलो पार्ट में है वो हाईएस्ट का है, मतलब हाईएस्ट का मतलब जो है आप लोगों का हाईएस्ट बेसिस पे है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जो है इनकम जो है करंट प्राइस पे, करंट प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन इंक्लूड करके जो है कितना है या नॉमिनल प्राइस पे क्या है, तो उसमें आप लोग देखोगे आंध्र प्रदेश का 2,90,518 है, हरियाणा का 2,96,685 है, और आप लोग सबसे ज़्यादा की अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है दिल्ली का है। दिल्ली का कितना है? 3,89,529, 3,89,529 है दिल्ली का है। कुछ लोग लाइव आए हैं, कुछ लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। अगर कांस्टेंट प्राइस की बात, करंट प्राइस की बात किया जाए, मतलब नॉमिनल प्राइस पे बात किया जाए, तो पहले नंबर पे आप लोगों का दिल्ली का पर कैपिटा इनकम है जो कि 3,89,000 है। आप लोग देखोगे यहाँ पे देख सकते हो पहले नंबर पे क्या है? दिल्ली है। दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं, दूसरे नंबर पे आप लोग देखोगे तो दूसरे नंबर पे जो है आप लोगों का, दूसरे नंबर पे आप लोगों का मिलेगा ये चंडीगढ़, ये है करंट प्राइस पे, चंडीगढ़ का है। ठीक है, चंडीगढ़ है। तीसरे नंबर पे आप लोग देखोगे, तीसरे नंबर पे आप लोगों का क्या आ जाएगा? तेलंगाना आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आप लोगों का, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तेलंगाना आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा, ये देखो ये क्या है, आप लोग देखोगे यहाँ पे बताया गया है जीडीपी पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट पर कैपिटा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। कितना है? 3,89,529। दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में कितना है? चंडीगढ़ में आप लोग देखोगे, चंडीगढ़ में तो ये कितना है? चंडीगढ़ में 349, 3,49,373। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा क्या? तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में आप लोग देखोगे ये कितना है? 3,08,732। ठीक है, और इसी बेसिस पे आप लोग जो ये बताया गया है येलो वाला जो है, ये करंट प्राइसेस पे सबसे हाईएस्ट कौन कौन सा है, इसको आप लोग देख सकते हो। ये आप लोगों को पीपीटी ग्रुप पे दे दिया जाएगा, तो उसमें, और ये रेड वाला क्या है? रेड वाले जो सिंबल हैं ये लोवेस्ट हैं, ये लोवेस्ट हैं। अगर पूछा जाए बॉटम बॉटम 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं पर कैपिटा इनकम में, मैंने सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को लिया गया है। यूनियन टेरिटरीज में आप लोग देखोगे यूनियन टेरिटरीज का अलग होगा। ये देखो यूनियन टेरिटरीज में आप लोगों को बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन अगर स्टेट की बात किया जाए तो स्टेट में पहले नंबर पे दिल्ली, दूसरे नंबर पे आपका क्या है जो है चंडीगढ़ है, तीसरे नंबर पे आपका तेलंगाना है। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका हरियाणा हो जाएगा, ये देख सकते हो, कर्नाटका हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ये करंट प्राइसेस पे है। रेड वाले आपके जो है बॉटम बॉटम वाले स्टेट्स हैं जिसका पर कैपिटा इनकम जो है नेट एनडीपी नेट डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट जो है लोवेस्ट है। अब हम लोग अगर बात कर लिया जाए, ये देखो आप लोग पर कैपिटा एट कांस्टेंट प्राइसेस पे, ये कांस्टेंट प्राइसेस पे है,
पहले उसके पहले क्या था, अभी हम लोग करंट प्राइसेस पे देख रहे थे जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड था। अगर कांस्टेंट प्राइस की बात की जाए बेस ईयर में, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग जो है हाईएस्ट में देखोगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हरियाणा में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका, तीसरे पे तमिलनाडु। मैं 5 स्टेट्स को लिया हूँ जो टॉप के 5 हैं, ठीक है। फिर तेलंगाना है, फिर उत्तराखंड है, ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं। फिर अगर बात कर लिया जाए, ये आप लोग देखोगे, ये देखो आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये अभी लेटेस्ट जून वाले पैटर्न एनटीए नेट ने जून वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा था कि अरेंज करने के लिए वेटेज के अकॉर्डिंग वेटेज क्या है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग अरेंज करो। तो आप लोग अगर हम लोग देखें इसको 22-23 का जो लेटेस्ट वेटेज है उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है यहाँ पे पहले नंबर पे हम लोग फिनेंशियल एंड रियल इस्टेट को रख सकते हैं। ये आप लोग इसको जो है रखोगे, पहले नंबर पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आपका फिनेंशियल एंड रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आ जाएगा। तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपका फिनेंशियल रियल इस्टेट, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर, ये मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये आपका हो जाएगा क्या 4, ये आप लोगों का हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आप लोगों का 6, ये हो गया 7। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है एंड डिफेंस भी है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखो, इसको अगर अरेंज किया जाए, इसको ऑर्डरिंग दिया जाए कि सबसे ज़्यादा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग कर सकते हो। डेटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को पीपीटी दिया जाएगा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर सकते हो। तो अगर देखा जाए इसमें ये आप लोग देखो, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा वेटेज कितना है, रियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये फिनेंशियल एंड रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, इसको पहले नंबर पे रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ये लेटेस्ट है 22-23 का, 18-19 से 22-23 का GV8 करंट प्राइसेस पे, ग्रास वैल्यू एडेड जो है करंट प्राइसेस पे है ये। इसमें आप लोग देखोगे पहले नंबर पे इसका वेटेज है फिनेंशियल एंड रियल इस्टेट का, जिसका वेटेज है 21.42। ये टोटल 100 का लिया गया है, 100 में वेटेज दिया गया है। परसेंटेज टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो 21.42% फिनांस एंड रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का है। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर का है, कृषि का है, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का है। तीसरे नंबर पे आप लोगों का जो है मैन्युफैक्चरिंग का है, इसको तीसरे नंबर पे रख सकते हो, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर बात किया जाए, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा आपका ट्रेड होटल्स, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, और पाँचवें नंबर पे आप लोग देखोगे, पाँचवें नंबर पे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, ये पाँचवें नंबर पे आ जाएगा। छठे नंबर पे आपका कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। सातवें नंबर पे आप लोगों का जो है इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। आठवें नंबर पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये आप लोग इसको अरेंज कर सकते हो। अरेंज करोगे मतलब सबसे पहले फिनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस सर्विसेज, दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो है आ जाएगा एग्रीकल्चर, तीसरे नंबर पे आप लोगों का आ जाएगा क्या, ट्रेड होटल्स वगैरह एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये आ जाएगा। चौथे नंबर पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। पाँचवें नंबर पे क्या आ जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। छठे नंबर पे क्या आ जाएगा, छठे नंबर पे आप लोग क्या रख सकते हो, छठे नंबर पे कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। सातवें नंबर पे हम लोग का आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। आठवें नंबर पे क्या आ जाएगा, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है फिनेंशियल एंड रियल इस्टेट को, दूसरे नंबर पे आपका एग्रीकल्चर को, तीसरे नंबर पे ट्रेड एंड होटल्स को, ट्रांसपोर्ट को, चौथे नंबर पे आप लोगों का जो है किसका है, आप लोग देखोगे चौथे नंबर का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है आपका, चौथे नंबर का यहाँ पे देखोगे मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन का है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर आपका जो है माइनिंग एंड क्वेरिंग का सबसे कम है 2%। ये देखोगे आप लोग 2.36%। ये 21-22 का डेटा है, ये 22-23 का डेटा है। इस बेसिस पे आप लोग इसको क्या कर सकते हो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हो।
अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिसी रेट्स की। ये अप्रैल 6 2023 की लेटेस्ट या अब तक जो लेटेस्ट पॉलिसी रेट्स है उस पॉलिसी रेट्स के अकॉर्डिंग जो है ये SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो का वेटेज जो है 18% है। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट की वेटेज जो है 6.25 है। और आपका CRR 4.50% है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो कि क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये आपका ओवरनाइट बेसिस पे होता है, इसलिए इसका जो है परसेंटेज होता है, इसका रेट हाई होता है, 6.75 है। रेपो रेट जो है आपका और MSF और बैंक रेट दोनों क्या होते हैं, इक्वेट होते हैं, दोनों की वैल्यू जो होती है इक्वल होती है। MSF भी 6.75 है, बैंक रेट भी 6.75 है। रेपो रेट आप लोग देखोगे 6.50 है, रिवर्स रेपो 3.35% है। रेपो रेट भी आप लोग जानते हो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट भी जानते हो, बैंक रेट भी जानते हो। रेपो रेट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है आपका सेंट्रल बैंक जो होता है कमर्शियल बैंक को बोरिंग देता है, जबकि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रल बैंक अगर कमर्शियल बैंक को बोरिंग देता है तो उसको बैंक रेट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देता है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट में जो है कमर्शियल बैंक जिस रेट पे सेंट्रल बैंक को RBI को लोन प्रोवाइड कराते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। CRR जो होता है आप लोग देखते हो जो कमर्शियल बैंक होते हैं अपने पास जो होता है अपने NTDL का नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटीज़ का एक सर्टेन परसेंटेज होता है कैश फॉर्म में अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक के पास RBI के पास रखते हैं, उसको CRR बोला जाता है। SLR जो होता है कमर्शियल बैंक जो है अपने पास रखते हैं अपने नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटीज़ का, जितने मान लो अगर 100 रुपये का उसके पास जमा हो रहा है, क्रेडिट जमा हो रहा है, लोग पब्लिक वहाँ पैसे जमा कर रहे हैं, तो उसका 18% क्या करता है अपने पास कमर्शियल बैंक 18 रुपये अपने पास कैश एंड नॉन कैश फॉर्म में रखता है। ठीक है, ये आप लोग का इस सारे पॉलिसी रेट्स हैं, इसके वेटेज हैं। आप लोग इसको अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखोगे तो आप लोगों का SLR का जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों का हो जाएगा बैंक रेट और आपका बैंक रेट भी हो सकता है और MSF भी हो सकता है, ये दोनों का वेटेज सेम है। फिर आपका जो है ये पहले पे हो गया, ये दूसरे पे हो गया, तीसरे पे हो गया, इसको भी दूसरे पे रख सकते हो, इसको तीसरे पे रख सकते हो। चौथे नंबर पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, SDF हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। उसके बाद आप लोग देखोगे ये हो गया आप लोगों का ये बैंक रेट हो गया। उसके बाद देखोगे आप लोग ये रेपो रेट आता है, SDF की जगह आपका क्या आ जाएगा, रेपो रेट आएगा। रेपो रेट के बाद आपका क्या हो जाएगा, SDF आ जाएगा। ठीक है, बैंक रेट भी हो गया, SDF भी हो गया। फिर आपका क्या होता है, MSF हो गया, SLR सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे बैंक रेट रख सकते हो आप लोग या MSF रख सकते हो। तीसरे नंबर पे आप लोगों का जो है ये रेपो रेट हो गया 3.5%। रेपो रेट जो है आपका कितना है 6.50%। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी जो कि 6.25 है। इसके बाद SDF में क्या आ जाएगा आपका, MSF हो गया आपका। अब आप लोगों का बचा CRR आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, RRR रिवर्स रेपो रेट। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में है अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, इनके वैल्यू के बेसिस के आधार पे डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा हम लोग रखते हैं किसको, SLR को। दूसरे नंबर पे आपका जो है MSF आ गया या बैंक रेट भी आ गया। तीसरे नंबर पे बैंक रेट हो गया। चौथे नंबर पे आपका जो है रेपो रेट हो गया जो कि कितना है, रेपो रेट की वैल्यू 6.50। पाँचवें नंबर पे आपका SDF आ गया, SDF की वैल्यू कितनी है 6.25, ये SDF हो जाएगा। छठे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, CRR कैश रिजर्व रेशियो, CRR आ जाएगा। सातवें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट RRR। ये ठीक है, ये आप लोगों की पॉलिसी रेट्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग इससे कर सकते हो। अब देखो आप लोगों के सामने ये एजेंसी कौन कौन सी है, कौन सी किसका पब्लिकेशन करती है। ये कभी कभी आप लोगों को सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पब्लिश करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को भी पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जाए WEF का, तो ग्लोबल इनोवेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को भी पब्लिश करता है एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को भी पब्लिश करता है।
ये क्या है, कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर अगर आप लोग बात करोगे आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ को अगर बात कर लिया जाए 1945 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इसका फंक्शनिंग जो है 1947 से है, ये आप लोग याद रखना। 44-45 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन फंक्शनिंग आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फंक्शनिंग जो है 1947 से, 1947 से इसका फंक्शनिंग चालू हुआ, ये कार्य करना चालू किया। 1945 में भले ही इस्टेब्लिश हुआ। और ये कौन कौन सी किसको इसका पब्लिकेशन करता है, पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को। ये आप लोग बिल्कुल इसको रट डालो। और फिर अगर अंकटाड की बात की जाए तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अभी हाल ही में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक एमसीक्यूज जो है आप लोगों को जो भेजा गया था, उसमें क्वेश्चन था, तो आप उसका जिसका ऑप्शन था नन ऑफ दिस, तो इसमें का बोला गया था कि आईएमएफ पब्लिश करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को, लेकिन वो कौन पब्लिश करता है, अंकटाड करता है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। ये आप लोग वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो होता है अंकटाड जो है पब्लिश करता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है SDSN जो है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक को पब्लिश करता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक किसको करता है, ये बता दिया गया आप लोगों को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट को, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट को, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट को। आईएमएफ किसको पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दो को पब्लिश करता है, दो रिपोर्ट को। अंकटाड केवल जो होता है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जो है अंकटाड पब्लिश करता है। अंकटाड जो होता है 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी आप लोग जान लो। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक जो है 1945 है आपका। ठीक है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक को पब्लिश करता है। ये मैं पीपीटी जो है कल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप जो जिसका लिंक आप लोग जो है यूट्यूब चैनल के आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखोगे मैंने बहुत से क्वेश्चन जो हैं जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में हैं, PYQs होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो भी इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको मैं खुद जनरेट करता हूँ और आप लोगों के सामने टेलीग्राम पे, जिसके लिंक आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे भेजा जाता है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट किया करो। आप अटेम्प्ट करते हो, गलत करते हो या सही करते हो, केवल आप ही को पता चलता है, वहाँ पे किसी और को नहीं पता चलता है कि आपने गलत किया या सही किया। इसलिए क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया करो और एक बार जरूर देख लिया करो कि सही आंसर क्या है। और फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, हो सकता है बाय मिस्टेक कभी कभी गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो आप लोग हमें पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर इज इट राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्या उस क्वेश्चन का यह सही विकल्प है या नहीं है। तो मैं रीचेक करूँगा, अगर होगा कुछ चेंजेस होने होंगे तो मैं उसको फिर से रीसेंड करूँगा सही करके, अगर गलत होगा तो। ठीक है, तो ये आप लोग इसको टेलीग्राम जो है लिंक को चैनल के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट पीपीटी में शेयर कर दूंगा। लेकिन जो बताया जा रहा है वो आप लोगों को वीडियो में ही देखने को मिलेगा, सीखने। अभी मैंने बताया कि एनुअल प्लान कौन कौन से हैं, कौन से 5 ईयर प्लान में एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है टारगेटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, जो है कब क्या आया हुआ था, प्लान हॉलीडे क्या है, रोलिंग प्लान कब आई थी, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ कब आई थी, इंडिकेटिव प्लानिंग कौन से 5 ईयर प्लान में इंप्लीमेंट हुई थी। तो ये सब आप लोग वीडियोस को देखोगे, लाइव नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास को जरूर देखा करो आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं COP 28 अभी जो है हाल ही में आप लोग देखोगे हो रहा था, जो है UAE में, यूनाइटेड अरब सऊदी अरबिया में हो रहा था। लेकिन COP 26 में जून वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। COP 26 के जो है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसमें पूछा गया था COP 26 के कौन कौन से वो स्टेटमेंट उनको एग्री करता है। तो आप लोग COP एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी हो सकता है आ ही जाए, तो COP 27 के बारे में हम लोग जानते हैं। COP का फुल फॉर्म जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इमिशन को क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो होता है डिफरेंट कंट्रीज उसको पार्टिसिपेट करती हैं, उस पर डिस्कशन करती हैं। तो इसका इवन यूनाइटेड नेशन
फेडरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो होता है, ये यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है। इसका 27th एडिशन जो था ये इजिप्ट में हुआ था। 20 जो होता है 7 जो है आपका, अभी देखोगे 26 वाला जो था जो आ चुका है क्वेश्चन, अब 27 के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ये इसको जो है एडिशन ऑफ शर्म ई शेख इजिप्ट में हुआ था, जो इसके नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे वहाँ के इजिप्ट के ये थे शर्म ई शेख जो थे, मुस्लिम जो नेता थे वहाँ के, वो इसको लीड कर रहे थे यहाँ पे इजिप्ट में। ये आप लोग को देखोगे ये कौन कौन से कब हुई है, यूएनएफसीसी का अर्थ समिट 92 में हुआ था, 95 में सीओपी पहला है, फिर क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में, इमिशन को रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करने के लिए बात किया था। फिर मराकेश राउंड जो है आप लोग देखोगे 2001 में हुआ था। फिर आप लोग 2005 में देखोगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग पढ़ते हो, MOP1। फिर COP 13 2007 में हुआ था। CMP 8 दोहा में ये राउंड हुआ था। ये देखो क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया गया था 2020 में। सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट एक सेट किया गया था कि कहाँ तक क्या इमिशन को कितना परसेंटेज तक रखना है, कितना रिड्यूस करना है। आप लोग फिर 2013 में देखो COP 19 हुआ था, वारसा में हुआ था। इसमें क्या क्या है, क्या बात किया गया था, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। COP 21 में क्या था, COP 21 में क्या होता, ग्लासगो में हुआ था, जो कि अभी आप लोग COP 26 जो है ग्लासगो में हुआ था। मैं COP के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके रिकॉर्डिंग मैंने एक MCQs आप लोगों को टेलीग्राम पे भेजा था, मैचिंग करने वाले, कहाँ पे और कौन से ईयर में हुआ है उसको आप लोग रट सकते हो। ये COP 26 जो है ग्लासगो में हुआ था 2021 में। अभी 2022 में ये आप लोग देखोगे इजिप्ट में हुआ है COP 27। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। COP 28 जो है अभी चल रहा है, जहाँ भी हाल ही में मोदी जी गए थे, अब कंप्लीट हो गया। अब ये आप लोग देखोगे व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं NTNet में, तो ये COP 27 में क्या है, क्या बात किया गया है, उसको आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखो पेरिस एग्रीमेंट एंड द कन्वेंशन है, सर्व जो था है सर्व एल शेख इजिप्ट के जो थे। अब इनमें क्या क्या कौन कौन से एजेंडा है इसमें देखोगे आप लोग। ये COP 27 में पहला है मिटिगेशन करना है, गायब करना है। द वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट स्टेटेड दैट द गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5% टू 2 डिग्री सेल्सियस। क्या करना था कि यहाँ पे जो भी ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस करना था, तो उसको अभी तक अचीव नहीं किया जा सका है। ये है मिटिगेशन करना है टेम्परेचर को। दूसरा था एडाप्टेशन, ये आप लोग का पहला था मिटिगेशन, दूसरा क्या है एडाप्टेशन। COP 26 ग्लासगो शर्म शेख इसमें दिया था। प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश 2023 टू डिफाइन द ग्लोबल गोल ऑन द एडाप्टेशन टू सेट अप द रिवर्स्ड ट्रैकिंग मैकेनिज्म। कौन कौन से टेक्निक्स होने चाहिए रोबस्ट करने के लिए, ग्लोबल जो होता है टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में एडाप्टेशन क्या होना चाहिए, इसकी बात की गई थी। तीसरा इसका जो है आपका फिनांस है। चौथा आपका क्या है लॉस एंड डैमेजेज है। COP 26 जो होता है डेवलप्ड कंट्रीज नोटेड दैट US $100 billion targeted to climate finance and first determined in 2009 has been delivered and is expected to delivered only by 2023। जो होता है US $100 billion की बात किया गया था कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो $100 billion का कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्या करने के लिए कि जो भी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही हैं उसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो $100 billion का कंट्रीब्यूशन करेंगे। जो इनका टारगेट है ग्लोबल टेम्परेचर को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन के मिशन को, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 इमिशन को रिड्यूस करने के लिए, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए। तो उसमें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन US $100 billion का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये फिनांस करने के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे किए जाएं उसको फिनांस करने के लिए। लॉस एंड डैमेज क्या क्या होगा, कौन कौन से बियर करेंगे, कौन कौन से कंट्रीज बियर करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें लॉस एंड डेवलपमेंट फिनांस फैसिलिटीज़ कैसे होनी चाहिए, तो उसके बारे में COP 27 में बात किया गया था। ये आप लोग
इस एजेंडा को रट सकते हो। स्टेटमेंट वाले में पूछ देता है कि आप लोग बताइए, दे दिया ऐसे एडाप्टेशन दे दिया, वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक। तो आप लोग जब क्वेश्चन देता है तो इसमें जो है ए में करके दे दिया 1 2 3, बी में दे दिया 2 3 4, ऐसे करके जो है कोर्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे जून वाले अटेम्प्ट में आया हुआ था COP 26 को लेके। तो COP 27 में क्या क्या एजेंडा है उसको आप लोग ये इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये देखो आप लोग COP 28 जो कि 28th सेशन है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, ये अबू धाबी दुबई में चल रहा था। ये 2023 में अभी हाल ही में हुआ है। अभी आप लोग देखोगे मोदी जी गए हुए थे, अभी जो है पिछले महीने की बात है। आप लोग देखोगे अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही 1-2 दिसंबर के आसपास, 3 दिसंबर के आसपास हम लोगों ने देखा कि जो है सभी जो COP के पार्ट हैं, जो ये UNFCCC यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के जो पार्ट हैं, जो COP कंट्रीज़ हैं, इसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़ की जो कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों हैं। तो उसमें वो इस पर डिस्कशन कर रही थी। अभी लेटेस्ट ये 18 और ये अबू धाबी में हुआ है 2023 में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट द लेवल ऑफ वुड प्रिवेंट डेंजरस रिपरकशंस within a time frame so as to allow ecosystem to adapt naturally and enable sustainable development। ग्रीन हाउस जो आपके हरित गैस हैं उसको क्या किया जाए एटमॉस्फेयर में, वातावरण में उसको कम किया जाए। किस तरीके से किया जाए कि हम लोग क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आप लोग देखते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं आप लोग देखोगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो उसको अचीव करने के लिए नेचुरली ग्रीन हाइड्रोजन, अभी आप लोग देख रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन चल रहा है, तो उनको अचीव करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, इस पर फोकस कर रही है। ये COP 28 का ऑब्जेक्टिव है कि ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जाए, ऑक्सीजन इमिशन को कैसे कम किया जाए, उसको जितने भी जो डेंजरस जो एलिमेंट्स हैं जो इमिट हो रहे हैं उनको उनका रिडक्शन कैसे किया जाए, जो एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको डिटोरिएट कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से क्या किया जाना चाहिए उस तरीके उस पर COP 28 में पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एंड पार्टीज़ जो भी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में इस पर डिस्कशन हुआ। अगर फिर बात किया जाए यहाँ पे आप लोग देखो ये लेटेस्ट अभी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आप लोगों को रिवेन्यू GST का रिवेन्यू कलेक्शन बाय हाईएस्ट एंड बाय लोवेस्ट टॉप कंट्रीज स्टेट्स एंड बॉटम स्टेट्स के डेटाज को मैं इंक्लूड किया हूँ। यहाँ पे देखोगे GST कलेक्शन का ये दिसंबर 2022 का है, दिसंबर 2022 का लेटेस्ट रिपोर्ट है, अभी 23 वाला डेटा नहीं आया हुआ है। तो इसमें आप लोग देखोगे महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये करोड़ में है, रुपीज़ इन करोड़। अगर सबसे ज़्यादा जो था GST में कंट्रीब्यूशन जो है, पहले नंबर पे आपका क्या आ रहा है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कर्नाटका, तीसरे नंबर पे गुजरात, चौथे नंबर पे आपका तमिलनाडु, पाँचवें नंबर पे उत्तर प्रदेश। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ दे तो इसी को कर सकते हो। टॉप 5 स्टेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। बॉटम 5 GST रेवेन्यू में बॉटम में देखोगे 23 करोड़ रुपए केवल आ रहे हैं मिजोरम से। अगर गवर्नमेंट जो था GST कलेक्ट करती है तो मियरली 23 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम मिजोरम जो है सबसे कम दे रहा है। ये कौन से स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं हो रही है। यूनियन टेरिटरीज में आप लोग जाओगे तो आपके लद्दाख हो गए, आपका जो है लक्षद्वीप हो गया, आपका पौंडीचेरी हो गया, ये तो बहुत ही कम है, 1 करोड़ है, बहुत से 1 करोड़ से भी कम है। तो लेकिन ये मैं केवल स्टेट्स का डेटा ले आया हूँ। तो इसमें आप लोग देखोगे मिजोरम का है, मिजोरम सबसे कम 23 करोड़ दे रहा है। दूसरे नंबर नागालैंड है जो 44 करोड़ रुपीज़ दे रहा है, मणिपुर 46 दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश 67 दे रहा है, त्रिपुरा 70। ये आप लोग देखोगे ये सारे ईस्ट के स्टेट्स हैं। हम लोग देखते हैं आप मैप जो होता है यहाँ पर आप लोग देखोगे जो मैप होते हैं तो ये जितने भी ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, मिजोरम भी है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, ये GST गवर्नमेंट जो कलेक्ट कर रही है तो सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पे अगर कहा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए बॉटम 5 स्टेट्स का GST कलेक्शन में, तो पहले नंबर पे आपका मिजोरम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे नंबर पे मणिपुर, चौथे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश, पाँचवें नंबर पे त्रिपुरा हो जाएगा। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा,
तो पहले नंबर पे त्रिपुरा, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे मणिपुर, चौथे नंबर पे आपका नागालैंड, पांचवें नंबर पे मिजोरम हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग अरेंज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जीएसटी जो होता है 2022 दिसंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी जो है महाराष्ट्र दे रहा है, जो कि 23,598 करोड़ रुपीज़ है। 23,598 करोड़ रुपीज़ जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम द कलेक्शन कहाँ से हो रहा है? महाराष्ट्र से हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटका है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे आपका तमिलनाडु है, पांचवें पे उत्तर प्रदेश है। फिर अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये देखोगे सबसे महाराष्ट्र से 23,000 है, 23,000 है, 10,000 है, फिर 9,000 है। अगर डिसेंडिंग में इसका पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले पे आ जाएगा, दूसरे पे तमिलनाडु आ जाएगा, तीसरे पे गुजरात हो जाएगा, चौथे नंबर पे कर्नाटका हो जाएगा, पांचवें पे महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है। ये बॉटम टॉप कंट्रीज के डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये टॉप कंट्रीज के डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर है। इस तरीके से आप लोग इसको रट सकते हो, ठीक है।